हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज सर्वेइंग में लास्ट टॉपिक है और लास्ट डे भी है सर्वेइंग का। तो आज हम सर्वेइंग के चीज़ों से कुछ हट के जानेंगे। हट के मतलब है तो सर्वेइंग से रिलेटेड, लेकिन हम ये जानने का हम ये देखेंगे कि देखिए, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट सर्वे में यूज होते थे उनसे कहीं हट के जो हम आज डिजिटल ये सब सारी चीज़ें की बात करते हैं ना, लेकिन सर्वे में आज से कई साल पहले ही इन सब चीज़ों को खोज लिया गया था। वो यहाँ पे उन सर्वे के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जिसका हमारा नाम होता है मॉडर्न सर्वेइंग के नाम से हम जानते हैं, या एडवांस सर्वेइंग के नाम से जानते हैं। उसमें जो इतने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं मॉडर्न में, डिजिटलाइजेशन में, या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनको हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उनको जानने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे कल एक था हमारा टैकोमीटर, उनको हम पढ़े थे। लेकिन टैकोमीटर के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइजेशन में है, डिजिटलाइजेशन में है, बिना कहीं गए या बिना कह सकते हैं ना, उस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेना। जानते आप सब हो, जो हम बताने जाएंगे या जो हम आगे बताएंगे वो सब आप जानते हो, समझते भी हो, लेकिन वो किसका पार्ट है, किस लिए करते हैं, वो हम यहाँ पे आज बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये भी एक सर्वे का ही पार्ट है। आप उसको मोबाइल में भी यूज़ करते हो, लेकिन उसको ये नहीं समझते कि नहीं, कहीं ये सर्वे ही है क्या ये सर्वे का ही पार्ट समझा जाता है क्या। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहला आता है एक मिनट। ठीक है, मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम। फील्ड में कौन कौन से हमारा मॉडर्न सर्वे करते हैं और उसका सिस्टम क्या है उनको हम जानते हैं। देखिए, तो मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अभी तक सर्वे में केवल इतना जानते हैं कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी को हमें निकालना है, या तो दूरी निकालना है, या तो इनका एंगल निकालना है, या तो इनका स्लोप, यही सब सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो उसको कैसे करते हैं? पहला आता है मेथड डीडीएम से, दूसरा मेथड आता है ओडीएम से, और तीसरा मेथड होता है ईडीएम से। हम डीडीएम भी पढ़ लिए हैं, ओडीएम भी पढ़ लिए हैं, और ईडीएम भी पढ़ लिए हैं। डीडीएम का मतलब होता है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, ओडीएम का मतलब होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, और ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट में जब हम पढ़े थे तो ये क्या पढ़े थे, इसमें जो चैनिंग और टेप के द्वारा जो दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकाली जाती है वो किसके अंतर्गत आता है? डीडीएम के अंतर्गत आता है, पढ़ लिए थे। फिर ये अनसुटेबल इन डिफिकल्ट टेरेन, जो भी हमारा अनडिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी एरिया है, घाटी है, उन जगह पे हम इनको चैनिंग को नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद जब इन जगह पे नहीं कर सकते थे, अब हमें ज़रूरत पड़ी, यार लगता है दूसरा कुछ खोजना पड़ेगा। उसके खोज में निकल गए तो हमें क्या मिल गया? टैकोमेट्रिक मिल गया। तो जो हम कल पढ़े थे ना, एक जगह से खड़े होकर चीज़ों को हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस को, तो वो किससे है? ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक ना। फिर हॉरिजॉन्टल सस्टेंडेड मेथड, और फिर टेलीमेट्रिक मेथड। इसका जो रेंज होता है टैकोमीटर से, वो हम कितना 100 मीटर, 100 से लेके 150 मीटर तक की रेंज होती है। एक्यूरेसी कितना होता है? 1 in 100 से लेके 1 in 10,000 तक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 मीटर लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्या हो सकता है? 1 सेंटीमीटर का उसमें प्लस या माइनस एरर आ सकता है। ये उसकी एक्यूरेसी है। 1 in 10,000 तक का होता है। ठीक ना। इट इज कैरी आउट बाई
मीन्स ऑफ ऑप्टिकल वेज अटैचमेंट, ये किससे अटैच होता है? ऑप्टिकल वेज से। कल टेकोमेट्री में बताए थे कि एक प्रकार का प्रिज्म होता है, आगे फिगर है इसका, आगे फिगर दिखाएंगे उसको। एक प्रिज्म होता है, वो प्रिज्म से ही हम क्या करते हैं, लेजर लाइट को ये कर लेते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में 3 चीजें होती हैं, ठीक ना। जीओडी मीटर क्या होता है, टेलीरोमीटर क्या होता है, और डिस्टोमेट क्या होता है। ये तीन आप कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट के नाम भी हैं या इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे उसको हम बढ़ाते गए और एक एक की खोज हम करते चले गए। इसको क्या करते हैं, अप टू 100 किलोमीटर, इसका जो रेंज क्या है 100 किलोमीटर तक का रेंज है, ठीक ना। और इसकी एक्यूरेसी कितना होता है 1 × 10⁵, मतलब 1 लाख में 1, ठीक ना। चलिए अब आता है की पॉइंट, वही चीजें जीओडी मीटर क्या होता है, इन्हीं के बारे में दे रखा है। तो जीओडी मीटर एक प्रकार का हमारा ईडीएम का ही रूप आता है, तो लेकिन इस ईडीएम को, ठीक है, ये ईडीएम का ही रूप होता है। इसको, ये ईडीएम को 1950 ईस्वी में, ठीक ना, स्वीडन में डॉक्टर एरिक बेरेस्ग्रांडे ने बनाया था इसको, ठीक ना। तब इसे जीओडी मीटर के नाम से जाना जाता था। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है इसको 1950 में स्वीडन में डॉक्टर एरिक, ठीक ना, इन्होंने बनाया था। तो उस समय इसको हम क्या कहते थे, जीओडी मीटर कहते थे, ठीक है। उस समय इसका आकार बहुत बड़ा होता था। आगे फिगर भी है, उसको हम दिखाएंगे। अगर फिगर नहीं है तो ये कह सकते हैं अब हमारा जैसे कंप्यूटर जब बना था सबसे पहले, तो वो पूरे एक रूम में रखा जाता था अबेकस करके। तो उसके बाद इसी तरह हमारा जीओडी मीटर बना, तो वो बड़ा सा था। फिर उसके बाद छोटा सा बना, ठीक ना, टेलीरोमीटर। फिर उसके बाद हमारा क्या बन गया, इंस्टेंट या डिस्टोमेट, ठीक ना। तो यहीं पे जीओडीमीटर के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस होती है, ये तो हम जानते ही हैं। ये किस पे बेस होता है, द प्रोपोगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेट। जीओडी मीटर कहीं लिख के आ गया या जीओडी मीटर ऑप्शन में है तो ये दिया रहेगा, या जीओडी मीटर हमारा नाम लिख के आ गया तो ये ऑप्शन में रहेगा। तो कहीं ना कहीं दिया होगा तो ही यहाँ पे की पॉइंट में दे रखा है। कह रहा है कि द प्रोपोगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेट। तो आपको मालूम चल जाना चाहिए जीओडी मीटर एक ईडीएम का पार्ट्स है, या ईडीएम को ही सबसे पहले हम 1950 में डॉक्टर एरिक ने इसका नाम क्या दिया था ईडीएम का, जीओडी मीटर। अब ईडीएम का या जीओडी मीटर का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का मतलब भी होता है कि हम एक जगह से खड़े होके 100 किलोमीटर तक के रेंज को देख सकते हैं। उसका एक्यूरेसी कितना होता है 1 × 10⁵ का रेंज होता है, ठीक ना। तो एक जगह से खड़े होके 100 किलोमीटर तक के रेंज को हम देख सकते हैं। तो 100 किलोमीटर तो कोई जा भी नहीं रहा है और डायरेक्ट हम देख भी ले रहे हैं। इसका कुछ सेकंड में हम इतनी लंबी दूरी को हम प्राप्त कर लेते हैं, या वहां तक हम एक पहुंच जाते हैं, ठीक ना। हम नहीं पहुंचते, वो रेस पहुंचती है, और रेस को ही क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। और रेस कैसे पहुंचती है, प्रसार होता है उसका, ठीक ना। जब उस रेस का प्रसार होता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, द प्रोपोगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स। मॉड्यूलेटेड लाइट्स जो तरंगे होती हैं उसका प्रसार होता है, क्या होता है, प्रसार होता है। किसमें, जीओडी मीटर में। किसका प्रसार होता है, मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स का, ठीक ना, ठीक है। द हाइट डिड्यूस फ्रॉम जीपीएस ऑब्जर्वेशन इज, क्या कहलाता है, जो हम हाइट से लेते हैं कोई भी जीपीएस से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं जीपीएस से, वो क्या कहते हैं, एलिप्सोइडल हाइट बोलते हैं, ठीक ना। जो ऊपर से कोई चीज का हम लेते हैं तो वो एलिप्सोइडल हाइट बोलते हैं। द फर्स्ट मीडियन रिमोट सेंसिंग
भास्कर फर्स्ट लॉन्च कब लॉन्च हुआ था? सबसे पहला रिमोट सेंसिंग क्या था? भास्कर फर्स्ट था। एक क्वेश्चन, ये कब लॉन्च हुआ था? जून 1989 में, ठीक ना, 1979 में। ठीक, चलिए। ADGPS प्रोवाइडेड इम्प्रूव लोकेशन एक्यूरेसी बिकॉज इट इज यूज, क्या यूज होता है? नेटवर्क ऑफ फिक्स ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन, जिस स्टेशन से हमें रेफरेंस लेना होता है उसी फिक्स ग्राउंड का ही वो प्रोवाइड हमें करा सकता है, ठीक ना। चलिए, अब पॉलीगन बोलता है कि पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज ए टाइप ऑफ स्पेशियल डाटा यूज्ड इन GIS, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं GIS को। IRS-1C एक प्रकार की सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट प्लेटफॉर्म कैरी द सेंसर सिस्टम इज, कैसे कैरी करता है? सेंसर सिस्टम, और उसका नाम क्या है? LISS और 111, ठीक ना। थर्ड, द नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ ए GPS सैटेलाइट इज, कहाँ पे ये जाके इसका एल्टीट्यूड कहाँ पे होता है? 20,200 किलोमीटर पे इसका हाइट होता है। ग्राउंड लेवल से 20,200 मीटर पे इसको हम क्या करते हैं? सेट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये सेट होता है, जिसकी हाइट ये दे रखी है, ठीक है। अभी बता दें PSLV या GSLV। GSLV हमारा क्या होता है? GSLV होता है जियो लाइट व्हीकल सैटेलाइट। PSLV पोलर लाइट्स, ठीक है। PSLV पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल्स होते हैं। तो GSLV से हम क्या करते हैं? अपने पढ़ने के लिए, मैप के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। PSLV से क्या करते हैं? जो भी चीज़ें, जानकारी, मौसम विभाग, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और डिफेंस वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब PSLV से की जाती हैं। GSLV से सिंक्रोनिस का काम, सिंक्रोनिस का मतलब कोई भी डाटा हमें लेना है, पढ़ना है, ज्ञान करना है, GPS फीचर जो भी कार्य करती हैं GSLV से कार्य होता है। तो उन्हीं के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती, उन्हीं से छोड़ी जाती हैं ना। चलिए, अब आते हैं EDM क्या होता है। बाकी ODM और हमारा उधर ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट और DDM दोनों पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे EDM। देखिए EDM कितनी बार पूछा भी है, ठीक ना। तो EDM इज द मेथड ऑफ डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यूजिंग फेज चेंज दैट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रेवल करता है फ्रॉम वन एंड टू द लाइन टू अदर एंड, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से पहले जगह। इस प्रकार से ये ट्रेवल करता है। क्या ट्रेवल करता है? वेव्स ट्रेवल करता है। कौन सी वेव्स ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ना। इसी पे इसका नाम पड़ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रेवल बिटवीन टू स्टेशन। जो हमें टाइम दे रखा है उस टाइम के अनुसार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा दो स्टेशनों के बीच की दूरी को डिटरमाइन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देयर शुड बी गुड इंटरविजिबिलिटी बिटवीन द स्टेशन। इन दोनों के बीच में जो इंटरविजिबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। दिस मेथड इज अवॉइडेड इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन द टेरेन ऑफ लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन। जब ज़्यादा हमें इनकंसिस्टेंसी होती है, सही से दिखाई नहीं दे रहा, या टेरेन है, उबड़ खाबड़ खाई है इन सब जगहों पे, या लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन है, ज़्यादा घना जंगल है, उन जगहों पे ये कार्य नहीं हो पाता, ठीक ना। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपको मालूम है कि एक रेस, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम टोटल स्टेशन से देखेंगे और सामने जहाँ पे हम उस प्रिज्म को रखे रहेंगे, प्रिज्म वाला जो टैकोमीटर सर्वे, जो टैकोमेट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक प्रिज्म लगा होता है। वो प्रिज्म जहाँ पे जाके टकराएगा जितनी दूर पे, उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो रेस जा नहीं पाएगी, जब जाएगी नहीं तो वहाँ से आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो उसके डिस्प्ले पे बताएगी नहीं। तो एक रेस जाती है, दूसरा
आती है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर का दोनों कार्य कौन करता है? हमारा इंस्ट्रूमेंट करता है। ये चीजें पूछता भी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर कौन या किसे बोलते हैं, या दोनों कार्य साथ साथ कौन करता है? ठीक है, तो वो कौन करता है? ये करता है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरी वेव यूज्ड, जो हमारे तरंगे होती हैं वो कितने दूर तक कैरी करती हैं, उनके बेस पे ईडीएम को पहले नंबर पे डिवाइड कर रखा है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टी एक रेंज है, कितनी दूरी तक, फ्रीक्वेंसी रेंज है, और एग्जाम्पल में दे रखा है। अब उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, एक माइक्रोवेव है, एक विजिबल है, एक इंफ्रारेड है। ये 3 आते हैं हमारे। तो सबसे पहले बनाया था हमारा जीओडी मीटर, फिर बना था टेलीरोमीटर, ठीक ना, फिर बना था हमारा डिस्टोमेट। ठीक, अब देखिए ये एग्जाम्पल में है। अब माइक्रोवेव का जो रेंज होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है, मतलब 100 किलोमीटर से कम तक का ही। अब 100 किलोमीटर से कम तक का ही क्या होता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी क्या होता है? एक प्रकार का ईडीएम होता है। फिर विजिबल एक प्रकार का जो दूसरा हमारा ईडीएम है वो मीडियम होता है, उसका रेंज मीडियम होता है। मीडियम मतलब 25 से कम होता है, ठीक है। और दूसरा इंफ्रारेड, ये कम दूरी के लिए ज्ञात किया जाता है। इसका जो रेंज होता है 2 से 5 किलोमीटर होता है ना? और ये जो होता है 5 होता है, मतलब 5 से ज़्यादा और 25 से कम, ठीक। और ये 100 से कम, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? 3 to 30 गीगा हर्ट्स। इसका क्या होता है? 5 × 10⁻14 हर्ट्स। और ये कितना हो? 3 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टर टाइप, कौन कौन से हैं? एक एक्टिव रिफ्लेक्टर होता है, एक पैसिव रिफ्लेक्टर होता है। एक्टिव रिफ्लेक्टर क्या होता है? पावर इज रिक्वायर्ड फॉर इट, इसको पावर देना पड़ता है। और पैसिव रिफ्लेक्टर जो होता है उसमें प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म कौन कौन सा काम करता है? वो जीओडी मीटर कार्य करता है, और डिस्टोमेट, ये दोनों प्रिज्म पे काम करते हैं। टेलीरोमीटर जो होता है वो एक्टिव रिफ्लेक्टर पे काम करता है, जिसको लाइन से चलता है, पावर से चलता है। इनको देख लीजिएगा। अब देखिए नो रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये ईडीएम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट रखा गया है, और यहाँ पे हमारा प्रिज्म रखा गया। एक तरफ से रेज गई फॉरवर्ड पाथ, फिर दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टर पाथ, दोनों एक जगह पे आ गई, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस इज द मेजर बाय द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स, ठीक ना। तो जो हमारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो कितने फेज में होता है, उनके जो डिफरेंस होते हैं। और किनके बीच के डिफरेंस लेते हैं? ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड सिग्नल के। सिग्नल कितनी तेज पहुंच रहा है, कितनी तेज आ रहा है, उनसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब आते हैं टीएस। टीएस के बारे में जो अभी तक हम नाम सुनते थे, जैसे हम पढ़ते थे ना कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट, 2 चीजें हम पढ़े थे। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में कोई अंतर नहीं था, हम देखे भी थे। ट्रांजिट थियोडोलाइट वह थियोडोलाइट होता था जिसमें हमें कैलकुलेशन निकालने पड़ते थे। कैलकुलेशन कहने का मतलब रीडिंग को देखनी पड़ती थी, रीडिंग को पढ़नी पड़ती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में क्या होता था? हम डायरेक्ट उसकी रीडिंग को उसके डिस्प्ले पे पढ़ लेते थे। वही चीज़ सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें भी टोटल स्टेशन में भी सब कार्य पूरा का पूरा कार्य किस में होता है? इस टोटल स्टेशन में होता है। इनको हम फिगर दिखा देते हैं। ये होता है टोटल स्टेशन। A to Z पूरा कार्य हम इसमें कर सकते हैं। चैनिंग वाला काम, जो चैनिंग करता था वो काम कर सकते हैं। कंपास जो करता था वो कर सकते हैं। लेवलिंग जो करता था वो कर सकते हैं। थियोडोलाइट जो करता था वो कर सकते हैं।
ओडीएम जो करता था वो कर सकते हैं, ईडीएम तो करते ही है, ईडीएम के लिए ही यूज करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। स्लोप देख सकते हैं, हाँ, ये कर्व निकाल सकते हैं, मतलब सर्वे का पूरा कार्य केवल और केवल इसी एक इंस्ट्रूमेंट से किया जा सकता है। इसका रेंज कम से कम 3-4 लाख रुपए में आता है, इसीलिए। और नाम से भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए, टोटल, ठीक ना, टोटल स्टेशन, ठीक ना बच्चे। तो टोटल स्टेशन का मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से टोटल कार्य किया जा सकता हो, वो कहता है टोटल स्टेशन। तो इसको हम अगर हिंदी में कहें तो ये सर्वे के इंस्ट्रूमेंट के, सर्वे के सभी इंस्ट्रूमेंट का बाप है, क्या है, उसका पिता है, कौन है, टोटल स्टेशन। क्योंकि सभी कार्य इसमें किया जा सकता है, और टोटल कार्य हमें नापने और जोखने ये सब करने की जरूरत नहीं, बस इसे डिस्प्ले में सबका सब आ जाता है। ये भी क्या दे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, इसके जस्ट पीछे आई वेन होगा, ठीक। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये गोल ऐसे बना है, तो यहाँ पे वर्टिकल सर्किल लगी है, नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल लगा होगा, ये फुट स्क्रू लगा है, ट्राई बैच है ट्राईपॉड का लगाने के लिए, ठीक ना। और ये सब हमारे मेन्यूज दे रखे हैं, की दे रखे हैं, फंक्शनल की हैं, ठीक, ये सब F1 F2 F3 F4 ये करके। और फिर यहाँ पे ऑन ऑफ की चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है, जितनी भी चीज़ें हम देखते जाएंगे उसको सेव करते जाएंगे, सेव करने के बाद मेमोरी के कार्ड में सेव हो जाता है, लैब में लेके जाते हैं, मेमोरी कार्ड को लगाते हैं, पूरा डाटा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद उसी के माध्यम से मैप बना, कहानी हो गई खत्म। समझ गए बच्चवा, ये होता है टोटल स्टेशन। ओके, चलिए, ए टोटल स्टेशन आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, टैकोमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिजाइन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। इसका कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का कॉम्बिनेशन होता है, जो पीछे दिखाया गया था, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, और ईडीएम का भी, एंड सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन ए कंप्यूटर, और इसका सॉफ्टवेयर किससे रन करा जाता है, कंप्यूटर से, विच इज रिफर्ड टू एज द डाटा कलेक्टर, और डाटा कलेक्टर का काम मेमोरी कार्ड करता है। समझ गए, जो चीजें बताए हैं सब वही हैं। A microprocessor inbuilt in the instrument take care of recording, reading and necessary computation, ठीक ना। माइक्रो प्रोसेसर यूपीपीसीएल ए में है, ये एक बार पूछा था टोटल स्टेशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर ट्रांसफर द डाटा टू द कंप्यूटर विच एवर कैन बी यूज जनरेट ए मैप, और उन डाटा को यूज के क्या कर देता है, मैप का जनरेट कर देता है, मैप को। टोटल स्टेशन स्टोर द डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक इसका क्या है, मेमोरी कार्ड, दैट कैन बी अनलोडेड टू द कंप्यूटर, इसको लोड रहता है तो अनलोड कर दिया जाता है, किसमें, कंप्यूटर के माध्यम से। ये तो ये सब आप देख ही लिए, सर्वे का फादर, फादर ऑफ सर्वे क्वेश्चन आ सकता है तो आप बोल सकते हो ना टोटल स्टेशन। चलो, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए प्रिज्म पोल माउंटेन द प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ द लेजर बीम और इंफ्रारेड रेज। ये कार्य कैसे करता है, जब हमारा लेजर के माध्यम से कार्य करता है, लेजर बीम के माध्यम से, या जो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं उनके माध्यम से, ठीक है। चलिए, ए सिग्नल इज इमिटेड बाय द ईडीएम, जो सिग्नल होता है वो कहाँ से, ईडीएम से, एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द ईडीएम, ईडीएम से जाती है और वापस कहाँ आ जाती है, ईडीएम में, किसके माध्यम से, प्रिज्म माउंटेड ऑन द प्रिज्म पोल, एक प्रिज्म रहता है उसके माध्यम से जाती भी और वापस भी आ जाती है। डिस्टेंस है, कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम टेकन बिटवीन इमिशन एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू ईडीएम, जाने में कितना लगा, जो गीगा हर्ट्स और हर्ट्स में बताया जाता था ना, वही चीजें से हम मेजर करते हैं कितना टाइम लगता है। और वेलोसिटी है बाई 2,
तो ये पूछता है d इक्वल टू स्मॉल t बाई 2 इंटू वी। देखिए जाने में फिर वापस जाने में, ये प्रिज्म पोल लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करता है। यूज ऑफ टोटल स्टेशन कहाँ कहाँ? सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में, लैंड सर्वेइंग एंड अलाइनमेंट सर्वेइंग में, माइनिंग में, कोऑर्डिनेट का मतलब एंगल वगैरह निकालने में, कर्व वगैरह, टू ट्रैक स्टीलिंग वैल्यूज टू डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ वुड लेयर, क्लाउड लेयर, ठीक ना, एंगल, स्लोप एंड डिस्टेंस मेजरमेंट, इन सब जगहों पे हम ईडीएम का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है? जल्दी से हो जाता है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जल्दी से मिलता है, क्विक एंड इफिशियंट लेआउट, कंस्ट्रक्शन साइट जल्दी बन जाता है, सेटिंग ऑफ अ टोटल स्टेशन इज आल्सो इजियर ड्यू टू यूज ऑफ लेजर प्लमेट, ठीक है, जो सेटिंग होता है वो इजी होता है, किसकी वजह से? लेजर प्लमेट की वजह से। इट हेल्प टू कंटूरिंग मैप प्रिपरेशन, कंटूरिंग करने के लिए भी आराम होता है। ग्रेटर एक्यूरेसी इन एरिया कंप्यूटेशन, एरिया को ज्ञात करने में इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आते हैं जीपीएस पे। जीपीएस क्या होता है? अच्छा, ये था हमारा ईडीएम और टोटल स्टेशन के बारे में। आज हम मॉडर्न में या एडवांस सर्विंग में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं, जैसा कि हम बताए थे, आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, जानते भी हैं, और उसको बस ये नहीं समझते कि ये कहाँ का है और कैसे इसको यूज किया जाता है। तो आज उस चीज़ को बताएंगे। तो जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस को बताने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि आप अपने मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल में मैप दे रखा है, और उस मैप में आप एक जगह खड़े होते हो और डाल देते हो कि सिविल लाइन में हमें इस जगह पे जाना है। तो वो क्या करता है? आपका मोबाइल का सेंसर डायरेक्ट कहाँ जाता है? सेटेलाइट पे। सेटेलाइट से कहाँ जाता है? उस जगह पे। उस जगह से कहाँ आता है? फिर सेटेलाइट पे। सेटेलाइट से फिर आपके मोबाइल में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में उस पोजीशन की स्थिति के बारे में जानकारी जिस माध्यम से, जिस सिस्टम से हम प्राप्त करते हैं, वही जीपीएस कहलाता है। तो किसी भी पॉइंट या किसी भी स्थिति का पता लगाना किसी एक जगह से बिना किसी के माध्यम से, ठीक ना, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट मेथड से, वो हमारा कहलाता है क्या? जीपीएस। अभी तक हम क्या करते थे? जो भी डिस्टेंस मेजर करते थे वो हम डायरेक्ट करते थे। डायरेक्ट का मतलब चैन वगैरह इन सब चीज़ों से मेजर कर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते आए। ओडीएम, डीडीएम, ईडीएम तक का हमने पढ़ा। अब हमें ईडीएम सीडीएम की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए हमें कुछ, सब पहले से बन के रखा है। अब आ गया जीपीएस, मोबाइल में डाले, खट 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 इतने दूर का दूरी बता दिया। तो किसी भी स्थिति का पता लगाना कहीं से भी, वो हमारा जीपीएस कहलाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड, पोजीशन का मतलब स्थिति, और सिस्टम का मतलब इन दोनों की स्थिति। ग्लोबल में, वर्ल्ड में किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाना जिस सिस्टम से करते हैं, जीपीएस कहलाता है। तो वही कह रहा है, जीपीएस इज ए स्पेस बेस्ड ऑल वेदर रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड क्विकली, एक्यूरेटली एंड इनएक्सपेंसिवली द टाइम, ज़्यादा समय नहीं खर्च होता इसमें, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द ग्लोब एट एनी टाइम। किसी भी समय पे, किसी भी जगह से हम उसके वेलोसिटी को और वहाँ की स्थिति को कम समय खर्च करके जल्दी से जल्दी, एक्यूरेटली, किसी भी मौसम में जो प्राप्त कर लेते हैं, जो डिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारा जीपीएस कहलाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे आप जब मैप में डालते हो तो डिस्टेंस तो बताता ही है, और जब आप चलते हो तो वो टाइम भी बताता है कि आप उस जगह पे इतने मिनट में पहुंच जाओगे, और आपकी वेलोसिटी देता रहता है ना, इतने पर किलोमीटर पर घंटे, ये सब सारी चीजें वही बात कर रहा। तो आप अपने मोबाइल में, अब जाके समझ में आया, आप अपने मोबाइल में पूरा का पूरा एक सर्वे लेके घूम रहे हो, और सर्वे कहते हो कि सर्वे कुछ है ही नहीं, या सिविल कुछ है ही नहीं। हर आदमी एक सिविल लेके घूम रहा है अपने जेब में। तो जो आप पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी चीज पढ़ रहे हो, तो उसको समझा करो, समझ के पढ़ा करो बच्चे, ठीक है। चलिए, करेंट जीपीएस इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट ephemeris data on the real time location on each satellite, कहा जाता है each satellite, and on a precisely kept time, दिए हुए टाइम में। it use the satellite signals, accurate time and sophisticated algorithm to generate distance in order to triangulated position anywhere on earth। अपने पूरी धरती पे कहीं से भी सैटेलाइट के सिग्नल के माध्यम से एक्यूरेट और कम समय में उनके लोकेशन को जनरेट करके डिस्टेंस जो निकाल लिया जाता है, वही हमारा जीपीएस है। टोटल 24 सैटेलाइट आर यूज्ड इन जीपीएस सर्वे इन 6 ऑर्बिट। जो 6 ऑर्बिट हैं, उस टोटल कितने सैटेलाइट यूज किया जाता है? 24 सैटेलाइट। मिनिमम 4 सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द जीपीएस टू डिटरमाइन प्रिसाइज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मिनिमम 4 सैटेलाइट हमें चाहिए किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले एक ही साथ में 6 7 भेजते थे हम, ठीक है। तो वही सब सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, देयर इज द 3 सेगमेंट कंप्राइज्ड इन जीपीएस। कौन कौन से 3 सेगमेंट हैं? सैटेलाइट कंसल्टेशन और स्पेस सेगमेंट। इट कंसिस्ट द नॉमिनल 24 सैटेलाइट कंस्टल से 24 सैटेलाइट चाहिए। ग्राउंड कंट्रोल मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट, इसमें इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग द सैटेलाइट एंड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ये जो ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है इनको। और ऊपर से कौन से सेगमेंट होते हैं? 24 सैटेलाइट जो सेगमेंट होते हैं वो। और तीसरा सेगमेंट क्या है? कह रहा है कि यूज रिसीवर इक्विपमेंट और यूजर सेगमेंट, जो हम भेजते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, तीसरा वो, ठीक ना। पहले तो हमें जो जानकारी चाहिए, दूसरा जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तीसरा जहां से आ रहा है। तो उन्हीं सैटेलाइट के उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। इट रिसीवर एंड प्रोसेस द एल बैंड सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट टू डिटरमाइन यूजर्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। तो जो एल बैंड सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट करता है, वो ट्रांसफर करता है किसको? सैटेलाइट को। और सैटेलाइट किसको देता है? यूजर्स को, ठीक है। तो 3 सेगमेंट होता है। पहला हम, ठीक ना, पहला हम हो गए, दूसरा सैटेलाइट पे ऊपर, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड से कंट्रोल कर रहा है, ठीक ना। तो ये तीनों ऐसे पूरा मिले रहते हैं। तो 3 सेगमेंट चाहिए। टाइप ऑफ जीपीएस कौन कौन सा होता है? एक डिफरेंशियल जीपीएस होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद काइनेमेटिक जीपीएस या रियल टाइम काइनेमेटिक, ठीक ना। कहते हैं ना लाइव लोकेशन भेजो, तो वही वाली चीज़ें हैं। फिर इसके बाद होता है ये, इसके अंदर ग्लैसोनेस होता है। चलिए, डिफरेंशियल जीपीएस क्या होता है? कह रहा है कि इट इज ए सिस्टम in which difference between observed
and computed coordinate or range called differential correction at a particular known point called the reference station are transmitted to user to improve the accuracy of user receiver position। एक डिफरेंशियल होता है, मतलब कहने का कि जो हमें डाटा मिलता है और या जो डाटा हमें प्राप्त है उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है, और अगर कोई डिफरेंस है तो उसको सही करने के लिए हम जो रिसीवर और इससे रिसीवर और रेफरेंस स्टेशन से क्या करते हैं, सही करते हैं उसको। जैसे हम अपने मोबाइल में अपने घर का लोकेशन अपने गूगल मैप पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब सेव करने में कोई डाल रहा है तो कुछ और दे दे रहा है, अगर उसमें कोई त्रुटि आ जा रही है तो उसको हम फिर से वापस वहीं पे जाके हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक ना। ये नहीं कि गूगल मैप पे आपके लोकेशन को डालने के लिए या सेव करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है, नहीं, वो आप कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल जीपीएस होता है। फिर उसके बाद जो काइनामेटिक होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिसीजन ऑफ पोजीशन डाटा डिराइव्ड फ्रॉम सैटेलाइट पोजीशन सिस्टम being unable in conjunction with GPS, GLONASS and Galileo, ठीक ना। अब इनके बारे में जाने ही होंगे, नहीं जाने हैं तो बता देते हैं। GLONASS क्या होता है? इट इज द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग रियल टाइम पोजीशन एंड वेलोसिटी डिटर्मिनेशन द मिलिट्री एंड सिविलियन यूजर्स, ठीक ना। तो जो आप चीज़ों को देखते हो वो कौन सी जीपीएस होता है? वो ग्लोनाइस होता है। अब गैलीलियो का क्या काम है उसको देख लेते हैं। इट इज यूज प्रोवाइड द हाई प्रेसिशन पोजीशनिंग सिस्टम। सोर्सेज एरर क्या होता है? इम्प्रेसिव एरर, मल्टी पाथ एरर, मतलब कई जगह रास्ता, क्लॉक ड्रिफ्ट एरर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एरर, ठीक ना। एटमॉस्फेयर की वजह से भी कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता और सेटेलाइट काम नहीं करता है। जीआईएस क्या होता है? अभी तक तो हम जीपीएस पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं जीआईएस पे। तो जीपीएस लगभग समझ गए होंगे, बोलो बच्चा। चलिए, जिस तरह से जीपीएस था हमें पोजीशन के बारे में दर्शाता था, जगह के बारे में दर्शाता था, उसी तरह से अब आता है जीआईएस, और हम इसी बेस पे अब कार्य कर रहे हैं कि अब हमें कोई भी काम या कहीं का भी अगर हमें लोकेशन प्राप्त करना है तो हम जीपीएस से तो थे ही, लेकिन अब जीआईएस के बेस पे काम करेंगे कि उस जगह का एक्चुअल लोकेशन और उस जगह का 3D पिक्चर भी हमें अपने मोबाइल में दिखाई दे। मतलब हमारी गाड़ी अगर रोड पे चल रही है ना तो भी वो दिखाई दे। जैसे टेस्ला वगैरह जो गाड़ी आती हैं, जैसे कहते हैं ना ड्राइवर विदाउट ड्राइवर के जो गाड़ी होती हैं, उनमें ये जीआईएस सिस्टम ही कार्य करता है। आसपास के जो भी गाड़ियां अगर जाती हैं उनमें सिस्टम सेट है कि वो गाड़ी रुक जाएगी जब उसके आगे या उसके डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के अंदर 1-2 मीटर के अंदर कोई गाड़ी आती है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, वो रुक जाएगी, ठीक है। वो गाड़ी हमारे यहाँ नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे यहाँ इधर से आदमी गया फिर से फट दे आ जाएगा सामने, तो मतलब उसको जाना है उल्टा, यहाँ तो सीधा चलना रहता है तो उल्टा ही लोग क्रॉस कर देते हैं। तो टेस्ला उसला यहाँ नहीं आएगी, उसके चक्कर में ना पड़ना कि बहुत मज़ा आने वाला है, तब तो बड़ा मज़ा आएगा, आराम से सोएंगे, गाड़ी चलती रहेगी, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भारत है, भारत में सबसे उसके बाद सबसे खिलाड़ी लोग यहाँ पे यूपीए के होते हैं, ठीक ना। और आप जो सोच रहे थे जैसे हमारा टेस्ला वगैरह है, वो कभी यहाँ पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका सिस्टम इस प्रकार का बधा हुआ है, ये बाहर में ही यूज आ सकता है, यहाँ पे कभी उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका भी कारण है। कारण ये है कि जैसे उस जगह पे हर ट्रैफिक का नियम है, लेकिन उस वहाँ पे ट्रैफिक नियम को फॉलो करने वाले लोग भी हैं, यहाँ पे कोई नहीं कार्य करता है, वहाँ यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं।
तो उन चीज़ों को समझिए, सीखिए, और यहाँ पे उस चीज़ का क्या महत्व है उनको देखिए, अपने आप में इम्प्रूव लाइए ताकि टेस्ला वाले आके यहाँ पे कार्य कर सकें। ठीक है, तो अभी आने में बहुत समय लग जाएगा, हम लोग चले जाएंगे तब तक यहाँ से, क्या जानी बच्चे भी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी कहीं से भी किसी भी पोजीशन का जियोग्राफिकल मतलब इमेज के द्वारा, कह सकते हैं 3D इमेज के द्वारा, उसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा प्राप्त होती है। अब हम इसी चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं कि जो भी हमारे मोबाइल में मैप आता था, तो अभी तक रोड केवल दिखता था, लेकिन अब क्या होता है, मोबाइल में एक सैटेलाइट डालिए, सैटेलाइट से आपका टोटल 3D इमेज आने लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही सैटेलाइट से आप डालिएगा जो GIS पूरा भरपूर हो जाएगा। जब वहाँ पे सैटेलाइट हमें जितनी आवश्यकता होती है, जैसे इसमें 24 चाहिए GPS में, उसी तरह GIS में भी चाहिए 24 36 जो भी, तो उतने हमारे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी तो हम GPS वगैरह ये अपना नहीं है, ये US का है, गूगल भी अपना नहीं है, बाहर का है, तो हम अपना भी गूगल बना रहे हैं, अपना भी GPS सेटेलाइट यूज कर रहे हैं, अपना भी GIS सब सिस्टम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो उस किसी भी चीज़ का 3D इमेज प्राप्त करना, ठीक है, वो हमारा कार्य क्या कहलाता है, GIS के अंतर्गत है। अब हम रोड पे चलते भी रहेंगे ना, तो हमारी गाड़ी चल रही है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, या हमें उस घर पे जाना है तो उस घर पे कौन टहल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें। या जैसे कोई आ रहा है हमारे घर पे, उसको रास्ता नहीं मालूम है, उसको अपना लाइव लोकेशन भेज दीजिए, तो सेटेलाइट में जब डालिएगा ना, तो उसकी गाड़ी कौन सी गाड़ी से आ रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कहीं रुक के चाय पानी कर रहा है क्या, वो भी पता चल जाएगा, बस उसे लोकेशन मंगा लेना। होता है, अभी भी होता है, बस मैप में जाइएगा, लोकेशन मंगा के सेटेलाइट पे चले जाइएगा, ऑटोमेटिक दिखाने लगता है, लेकिन क्लियरेंस अभी नहीं देता, पूरा नहीं देता। ठीक, आने वाले कुछ समय में पूरा अच्छे से आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो पढ़ना और समझना और सीखना और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सिविल में ही मिलेगा, और सिविल वाली चीज़ों को आप इतने हल्के में लेते हैं, है? ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है बालक, चलिए, तो GIS इज ए कंप्यूटर एडेड सिस्टम। कंप्यूटर में चीज़ें ऐड हैं, जैसे टेस्ला में उनको फंक्शनिंग सब कुछ ऐड कर रखा है। ठीक है, वही चीज़ है, फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग, मैनिपुलेटिंग जियोग्राफिकल डाटा टू सॉल्व स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड। इट इज़ 5 कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर और ठीक है, चलिए, ये प्रोसीजर यूज़र। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन सिंबल इन GIS, पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगन है, हाँ, फिर उसके बाद नेदर पॉइंट, ये सब क्या होते हैं बताते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन किससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट से किया जाता है, लाइन से किया जाता है, और पॉलीगन। पॉइंट क्या होता है, इट इज द डिनोट द सर्वे कंट्रोल पॉइंट। ठीक, जैसे विलेज, बिल्डिंग, सिटी, रिप्रेजेंटेशन बाय पॉइंट बेस्ड ऑन स्केल ऑफ मैप। फिर आता है लाइन पे, रोडवेज, रेलवे, रिवर, कैनाल, पाइप लाइन, बाउंड्रीज, ETC। पॉलीगन में क्या होता है, कह रहे कि इट इज यूज टू डिपिक्ट एन एरिया, जैसे फॉरेस्ट, कल्टिवेटेड लैंड, वाटर बॉडीज, ETC। ये देखिए पूछा है कितनी बार, नेदिर पॉइंट क्या होता है, जेनिथ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नेदिर पॉइंट क्या होता है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से हमें कोई
नीचे की तरफ, और जब ऊपर की तरफ किसी पोजीशन ये, तो इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं। कह रहा है कि इट इज इमेजिनरी पॉइंट जस्ट वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन इज सेलेस्टियल। मतलब हम मान रहे हैं कि हमारे जस्ट नीचे पानी मिल जाएगा, जो लाइन जाएगी वो क्या हो गया, आपका इमेजिनरी पॉइंट हो गया। जेनिथ पॉइंट, वहां से प्लम लाइन अपीयर टू इंटरसेक्स अपवर्ड ऑफ द ऑब्जर्वर इन सेलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड जेनिथ। मतलब ऊपर की तरफ जहां से हम खड़े थे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आता है, हम अब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा और मॉडर्न में जाते हैं। तो जीपीएस के बाद एक और चीजें हमें मिलती हैं जिसका नाम है हमारा रिमोट सेंसिंग। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग भी एक प्रकार का हमारा जीपीएस ही है। इसमें क्या होता है, बिना किसी के कांटेक्ट में, ठीक है, और सेंसर के माध्यम से हमें उसके ऑब्जेक्ट एरिया को हम क्या करते हैं, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, वही चीज कह रहा है, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग। ये एक प्रकार का विज्ञान है या कला है, और वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को और एरिया की विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के इंफॉर्मेशन जो प्राप्त करता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग प्रोसेस क्या है। अब जैसे यहाँ पे यहाँ से देखते हैं, ये हमारा प्रोसेसिंग स्टेशन है जहाँ से हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ से हम कोई डाटा यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमारा टावर लगा रहता है, ठीक। तो डाटा इंटरसेप्ट करता है कहाँ पे, एक्टिव सेंसर के पास। अब एक्टिव सेंसर जो यूजर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो यूजर्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं, ठीक। अब जब ये यहाँ से एक तो एक्टिव सेंसर से प्राप्त करेगा, एक या तो डाटा ट्रांसमिट करता है पैसिव पे, तो जो दूसरा यूजर्स या तो इनसे डाटा लेगा, इनके पास नहीं होगा तो इनसे कांटेक्ट करेगा, इनसे इनके पास नहीं होगा, ये कहाँ भेजेंगे इसको, अब फिर ये भेजता है इसको, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए ये टारगेट है, आर्टिफिशियल रेडिएशन है ये, ठीक, होता नहीं है बट दिखाया है कि हाँ ऐसे जाता है फिर यहाँ से वापस आता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, तो रिमोट एलिवेशन measurement is the process is finding the height of an object without going to the top। सॉरी, सिंपल सा चीजें हम बता दें, एसी का रिमोट, अपने टीवी का रिमोट, ये सब किस पे काम करता है, सेंसर पे काम करता है। जो चाहते हो वो बैठे बैठे आप लगा लेते हो केवल एक बटन से, तो वो आप डायरेक्ट उस पर नहीं काम करता, उसमें एक रेडिएशन लगा हुआ, वो रेडिएशन ऊपर जाता है, वहां से रेडिएशन वापस आता है रिमोट पे, रिमोट से वापस जाता है टीवी में। देखो कितना फास्ट होता है। तो इसीलिए गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स, हर्ट्स, इन सब चीज़ों में हमारी फ्रिक्वेंसी आती है जो इतना तेज जाता है और काम करता है। बटन दबाया, बटन गया कहाँ पे, टीवी में। टीवी में क्या लगा रहता है, इंफ्रारेड। वो इंफ्रारेड क्या करता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर कार्य करता है, और इनको पहले से ही किससे कनेक्ट कर दिया, सेंसर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यही हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, जो भी कार्य हम करते हैं बिना किसी के फिजिकल कांटेक्ट में, हम जाके टीवी को नहीं दबाते, जाके एसी को नहीं दबाते, जाके कोई रिमोट वाली गाड़ियाँ इनको नहीं दबाते, उनके अंदर सेंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, और वो सेंसर किससे कनेक्टेड है, हमारे ऊपर सेटेलाइट से कनेक्ट है। और वो सेंसर को एनर्जी कैसे मिलती है, सन से मिलती है। ठीक ना, ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा इसका गणित है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए आगे बताते हैं।
वही चीज यहाँ पे देखा, एरियल फोटोग्राफी द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग टेक्निक। एरियल फोटोग्राफी कहने का मतलब है कि हम कहीं से भी और किसी का लोकेशन और फोटो हम जो निकालते हैं वो एरियल फोटोग्राफी कहलाता है। अब एरियल फोटोग्राफी या एरियल सर्वे क्या होता है ना, अब एरियल सर्वे के अंतर्गत टोपोग्राफिकल सर्वे भी आ जाते हैं। तो हम जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो जब कोई नेता मंत्री ऊपर से जाता है सर्वे करता है, उसका जो फोटो खींचा जाता है वो एरियल फोटोग्राफी में ही आता है, ठीक ना। तो वो जो खींचा गया, खींच के हम उससे जानकारी प्राप्त किए बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट के, वही पहला रिमोट सेंसिंग का टेक्निक था, वहीं से ही पूरा का पूरा कार्य चालू हुआ था, ठीक है। फिर टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, किसके बेस पे, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और दूसरा क्या होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ए सिस्टम इन विच एनर्जी कलेक्टेड बाय सेंसर, कहाँ से एनर्जी कहाँ से होता है, सेंसर, इज एक्टिवली जनरेटेड बाय मैन मेड डिवाइस, ना। तो जो आदमी ने जो डिवाइस बनाया था वहां से एनर्जी जनरेट हुई, तो उसी एनर्जी को क्या करता है, सेंसर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा इज कलेक्टेड एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक। और पैसिव रिमोट सेंसिंग, उसमें पहले से देखिए, वेव एंड प्रोपोगेटेड नियर द सेंसर आर बी बाउंस द अर्थ सरफेस टू बी रिकॉर्डेड ऑन देयर रिटर्न। जो चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, जो चीजें यहाँ से पहले से पड़ी हुई हैं वो एक्टिव में आता है, और पैसिव में पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक ना, तो ये पैसिव में आता है। तो हम यहाँ से इनके डाटा प्राप्त करते हैं, तो ये कहाँ जाता है, यहाँ पे, और यहाँ से फिर वापस इन्हीं के पास चला जाता है, ठीक है। एक्टिव का मतलब हम डायरेक्ट लेते हैं, पैसिव का मतलब वो डाटा सेंसर में पहले से पड़ा होता है, जो हमारा रडार का काम करता है, ठीक ना। A system that use the existing sources like sun rays called passive remote sensing। ये सब सारी चीजें। एडवांटेज क्या होता है रिमोट सेंसिंग का, प्रोवाइड सिनेमैटिक ओवरव्यू ऑफ द अर्थ सरफेस, डाटा जनरेटेड बाय द टेक्निक इज मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हैव रिपीटेटिव कवरेज। इट कलेक्टेड द इमेज एंड एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर एंड एरियल एक्सपेंशन। वही चीजें जो बताए ना भैया, कि ये क्या करता है, इमेज लेता है और एक्सप्लेन करता है उसके तीव्रता को, किसके तीव्रता को, जहाँ पे डिजास्टर बाढ़ वगैरह आया रहता है, तो एरियल से जो फोटो ली जाती है उन्हीं के बारे में बताता है। ये रिमोट सेंसिंग का कार्य होता है, ठीक है। चलिए, ये हम जो भी आते हैं तो एक सर्वे पे जाते हैं, और सर्वे में फ्लाइट से ही एक फ़ोटो लिया जाता है नीचे की तरफ, जितने एरिया में बाढ़ आई रहती है वहाँ पे फिर बताया जाता है कि हाँ ये इतने एरिया में बाढ़ आई हुई है, ये दिक्कतें हुई हैं, यहाँ पे ये चीज़ें सप्लाई करनी चाहिए, ये चीज़ें वहाँ के लोगों को पहुँचाना चाहिए, इतने लोग ग्रसित हैं। इतने लोग ग्रसित हैं वो पर पर्सन नहीं जाते हैं गिनने के लिए, बस वो उस सर्वे से, उस फोटो से, उस एरियल सर्वे से क्या करते हैं, उतने बस्ती का कैलकुलेशन निकालते हैं कि इतने बस्ती में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग का रजिस्ट्रेशन, इन सब सारी चीज़ों से, ठीक है, एक अनुमानतः आंकड़ा निकालते हैं कि इतने लोग वहाँ से ग्रसित हैं और इतने लोग को इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी किसका एक पार्ट है, फोटोग्रामेट्रिक या एरियल सर्वे का ही पार्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा फोटोग्रामेट्रिक और एरियल सर्वे क्या होता है। चलिए, कह रहे फोटोग्रामेट्रिक सर्वे इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्यूरेट मेजरमेंट बाय यूज ऑफ फोटोग्राफ फॉर वेरियस पर्पज सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानिमेट्रिक एंड टोपोग्राफिक मैप, ठीक है। क्या करने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लानीमीटर का, और टोपोग्राफिक मैप बनाने के लिए, ठीक ना। सॉइल क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है, इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजी एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंपोजिट पिक्चर ऑफ द ग्राउंड, ठीक ना।
इन सारे पर्पज के लिए हम जो फोटोग्राफ के द्वारा जो सर्वे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे आता है। उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड विदाउट बीइंग टच इन दिस मेथड। इसमें क्या करते हैं कि बिना किसी टच के उस एरिया का मेजरमेंट जो हम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फोटोग्रामेट्रिक का उद्देश्य होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ग्राउंड और टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे और दूसरा होता है एरियल फोटोग्रामेट्रिक। पहले वाले में देखते हैं, कह रहा है कि फोटोग्राफ आर टेकन फ्रॉम द फिक्स पोजीशन ऑन आर नियर द ग्राउंड। पहला फोटोग्रामेट्रिक में जिस एरिया का सर्वे करना है उस एरिया से हटके कहीं किसी पोजीशन पे, एक फिक्स पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया जाता है और वहां से उनका फोटो लिया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ग्राउंड फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। दूसरे नंबर पे आता है एरियल फोटोग्रामेट्रिक। एरियल फोटोग्रामेट्रिक ये होता है कि जब कोई पिक्चर आकाश से लिया जाता हो या किसी जेट के द्वारा लिया जाता हो नीचे की तरफ, वो हमारा क्या कहलाता है, एरियल फोटोग्रामेट्रिक। फोटोग्राफ आर टेकन बाई ए कैमरा माउंटेड इन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द एरिया इज कॉल्ड एरियल फोटोग्राफ। ठीक है, चलिए, मैपिंग बाय दिस मीन्स is the best mapping procedure for develop large project. This method is suitable for inaccessible area and mountainous region. इस मेथड ये किसके लिए सूटेबल है, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं या पहाड़ी एरिया में उनका सर्वे करने के लिए ये मेथड क्या है, सूटेबल होता है। इट इज़ रैपिड, इकोनॉमिकल एंड बेस्ट फॉर लार्ज मैपिंग। बड़े एरिया का मैपिंग करने के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। और इकोनॉमिकल क्यों होता है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, इन चीज़ों को टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। ठीक ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, मनी। पहले क्या होता था, मनी क्या होती थी, सब कुछ होती थी। लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे आज के समय में समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसे खर्च करके और जल्दी से जल्दी उस कार्य को हम पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिकल सर्वे कहा जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कैमरा एक्सिस। ठीक, अब एरियल फोटोग्राफ में ओरिएंटेशन के इस कैमरा एक्सिस की कैसे कैसे हो सकता है, इनको हम देखते हैं। तो पहला आता है वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ का मतलब ये है कि ये हमारा सर्वे क्षेत्र है जिसका हमें फ़ोटो लेना है और यहाँ से ये कोई फ्लाइट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, कैमरा फिक्स है और यहाँ से जो फ़ोटो ली जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्टिकल फोटोग्राफ कहलाता है। तो ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा इज ट्रूली वर्टिकल एट द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट क्लोजली रिसेंबल ए मैप। जस्ट वर्टिकल की तरफ, वर्टिकल एक्सिस में, कैमरा के वर्टिकल एक्सिस में जो फोटो ली जाती है और जितने एरिया में फोटो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्टिकल फोटोग्राफ कहलाता है। ठीक, ये कोई कैमरा है, इस कैमरा का एक्सिस जस्ट नीचे यहाँ पे आता है और इतना एरिया को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, इतने एरिया को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस जितना इधर कवर करेगा उतना इधर भी कवर करेगा। तो इस एरिया में लिया गया फोटो ये क्या करता है, वर्टिकल फोटोग्राफ कहलाता है। ठीक है, ये कैमरे का लेंस है, जो लेंस इधर आ रही है और दूसरा इधर आ रहा, और ये वाला क्या है, कैमरा एक्सिस कहिए या वर्टिकल एक्सिस कहिए। ठीक है, जो हमारा
अर्थ के 90 डिग्री पर होता है, एक्सिस, जिसे हम वर्टिकल फोटोग्राफ कहते हैं। दूसरा नंबर पे आता है टिल्ट। टिल्ट का मतलब हल्का सा झुका दिया जाता है। कितना झुकाया जाता है? 3%, 3 डिग्री से कम झुकाया जाता है। कैमरा एक्सिस इज अनइंटेंशनली इंक्लाइन टू द वर्टिकल बाई लेस देन 3 डिग्री। 3 डिग्री से जब टिल्ट किया जाता है, जैसे कैमरा इस प्रकार से था, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, 3 डिग्री तक हम कैमरे को ऐसे करके फोटो नीचे की तरफ एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक का मतलब होता है कि उसको हम झुका देते हैं। ठीक है, 3 डिग्री से ज़्यादा। ऑब्लिक एक्सिस इनइंटेंशनली इंक्लाइन टू द वर्टिकल एक्सिस एट ए लार्ज एंगल। ठीक ना, ये क्या होता है? लार्ज एंगल। इट इज यूज टू गेट मोर फेमिलियर व्यू ऑफ द टेरेन। ठीक है, कह रहा है इट इज द मोर फेमिलियर व्यू, ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए हम ऑब्लिक फोटोग्राफ लेते हैं। ये देखिए किसने पूछा था? 2022 में। और ये किसने पूछा था? यूपी पीसीएल में, यही 2021 में। मतलब इनका कोई न कोई अर्थ तो है, इम्पोर्टेंस तो है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा क्यों झुकाया जाता है उसको भी बताएंगे आगे। ठीक है, इट इज फर्दर टू वेज, 2 टाइप होता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं ऑब्लिक? 2 प्रकार के। एक लो ऑब्लिक फोटोग्राफ होता है, एक हाई ऑब्लिक। अब इन दोनों को डिग्री के अनुसार हम क्या करते हैं? लो और हाई मानते हैं। लो ऑब्लिक में इंटरनेशनल, देखिए इंटेंशनल डेविएशन इज 15 to 30 डिग्री। फोटोग्राफ डू नॉट शो हॉरिजन। ठीक ना, हॉरिजेंटल फोटोग्राफ नहीं होता है। इट इज ऑफ्टन यूज इन रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। जब हमें किसी चीज का निरीक्षण या अवीक्षण करना होता है उस समय हम इसको यूज करते हैं। हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ में क्या होगा? जाहिर सी बात है इस एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इट इज ऑब्टेन व्हेन कैमरा एक्सिस इज इंटेंसली इंक्लाइंड अबाउट कितना? 60% फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस से 60% तक उसको क्या करते हैं? घुमा देते हैं। इट शो द हॉरिजन। ठीक, फिर इट इज आल्सो यूज्ड इन रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। इनको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में भी यूज किया जाता है। पहले नंबर पे आता है लो ऑब्लिक और दूसरे नंबर पे आता है हाई ऑब्लिक। ठीक है, देख रहे होंगे आप कि इसमें 15 डिग्री से 30 डिग्री तक क्या किया जा रहा है? टिल्ट किया जा रहा है। किसको? कैमरा को। किससे? उसके वर्टिकल एक्सिस के एंगल से। और इसमें कितना होता है? 60 डिग्री तक का हम करते हैं। किससे? कैमरा एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस, जो हमारा वर्टिकल होता है इसके संदर्भ में। ठीक ना, चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब आता है कंपैरिजन बिटवीन वर्टिकल एंड ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो एट्रीब्यूटेड है, वर्टिकल है और ऑब्लिक में 2, लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक, दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस कितना होता है वर्टिकल में? टिल्ट करते हैं 3 डिग्री से कम, एग्जैक्टली या नियरली कोइंसाइड विद द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल में हम क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं वर्टिकल एक्सिस के पास में। बट ऑप्टिकल एक्सिस उसका जो होता है वो डेविएशन 30 डिग्री से क्या होता है? कम होता है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, लेकिन जब हाई ऑब्लिक में आता है ये 30 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा होता है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके? जो लक्षण होते हैं, हॉरिजन डज नॉट अपीयर। जो हॉरिजन होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हॉरिजन डज नॉट अपीयर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हॉरिजन अपीयर्स। कवरेज क्या होता है इसमें? स्मॉल एरिया कवर किया जाता है। इसमें इससे ज़्यादा किया जाता है रिलेटिव लार्ज एरिया, मतलब लार्ज एरिया तो नहीं होता लेकिन लार्ज एरिया के लगभग बराबर होता है। और इसमें क्या होता है? लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, शेप ऑफ एरिया किस प्रकार का होता है? इसमें स्क्वायर होता है। ठीक, दिखाया भी था
कि जितना इधर कवर होगा उतने ही इधर कवर होगा, ठीक है, स्क्वायर एरिया होता है। फिर इसके बाद इसमें कैसा होता है, ट्रेपोजॉइडल होता है, और इसमें भी कैसा होता है, ट्रेपोजॉइडल ही होता है, ठीक है, चीजें क्लियर है। चलिए, फोटोग्राफ का स्केल क्या होता है, तो वर्टिकल वाले में यूनिफॉर्म स्केल होता है इफ द टेरेन इज फ्लैट। कब होगा यूनिफॉर्म स्केल, जब जो एरिया हमारा कैसा है, फ्लैट है। फिर उसके बाद डिक्रीज फ्रॉम फॉर ग्राउंड टू बैकग्राउंड, ठीक है, तो उसका कैसे कैसे डाउन होता है, ग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक उसकी चीजें क्या होती हैं, डिक्रीज होती चली जाती हैं। क्या, फोटोग्राफ का स्केल, ठीक ना। डिक्रीज फ्रॉम द फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड, ठीक, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड की तरफ जब हम जाते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है स्केल उसका। डिफरेंस इन कंपैरिजन टू द मैप, लिस्ट होती है, ठीक ना, रिलेटिव ग्रेटर होता है और ये ग्रेटेस्ट होता है, ठीक। एडवांटेज क्या है, यूजफुल इन टोपोग्राफिकल एंड थीमेटिक मैपिंग, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, और इसे क्या यूज करते हैं, इलस्ट्रेटिव में यूज किया जाता है, ये इलस्ट्रेटिव के लिए एडवांटेज है, ठीक ना। चलिए, अब आता है फोटो थियोडोलाइट। फोटो थियोडोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थियोडोलाइट एंड terrestrial camera mounted on the same tripod. It is used in terrestrial photogrammetry for the making of map and other various purpose. इसमें थियोडोलाइट और फोटोग्राफ का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटो थियोडोलाइट बोलते हैं। अब थियोडोलाइट में क्या करते हैं, आपको पढ़ाया गया था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर किया जाता है, किसमें, थियोडोलाइट में। अब उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मेजर करने के लिए, जैसे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, ऐसा कैमरा रहेगा जो एंगल भी मेजर करेगा और फोटो भी लेगा, वो क्या कहलाता है, फोटो थियोडोलाइट कहलाता है। क्लियर। चलिए, ये कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी दे रखे हैं, इनको हम देखेंगे। ये कैमरा है, उसका एक्सिस, अब यहाँ से चीजें वर्टिकल में जा रही हैं तो ये क्या कहलाएगा, कैमरा एक्सिस, इसको ये हमें पता था। अब ये हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये जो एक्सिस बना हुआ है इसमें वर्टिकल एक्सिस भी है, टिल्ट वाला भी है, और ऑब्लिक वाला मतलब ज़्यादा वाला भी है, ठीक ना। तो देखते हैं, ये क्या है, टिल्ट एंगल, ठीक है। अब इसको हम जब इधर करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा एंगल झुकेगा, फिर जब इधर लेके जाएंगे वो क्या होगा, ज़्यादा। और ये क्या है, हमारा फोटोग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे वाले डिस्टेंस को हम टोटल किससे दर्शाते हैं, एच, लेकिन ग्राउंड लेवल तक का जो होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, एच डैश। एक्स एक्सिस से ऊपर तक के हम किसे दर्शाते हैं, फोकल लेंथ से, ठीक। एन हो गया हमारा नाइदर पॉइंट, ठीक है बालक। चलिए, एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, एन हो गया नाइदर पॉइंट, एच माइनस जी हो गया एल्टीट्यूड, एच हो गया हाइट ऑफ जीएल फ्रॉम द डेटम, और एच हो गया फ्लाइंग हाइट। ये क्या हो गया, फ्लाइंग हाइट हो गया, और इसे हम क्या दर्शाते हैं, जीएल से, हाइट फ्रॉम जीएल, ठीक। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत। आगे चलें। चलिए, अब आता है कैमरा बॉडी और कैमरा एक्सिस क्या होता है।
कैमरा बॉडी का मतलब ये होता है कि जिस कैमरे से हम फोटो को खींचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कैमरा बॉडी कहलाता है। कैमरा बॉडी इज द पार्ट ऑफ द कैमरा प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द कोन ऑफ कैमरा। ठीक, कैमरा एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होता था वो एक्सिस क्या कहलाएगा, कैमरा एक्सिस कहलाएगा। इट इज द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस परपेंडिकुलर टू द कैमरा प्लेट पॉजिटिव एंड पिक्चर प्लेन फोटोग्राफ। ठीक ना, इन दोनों के बीच का जो भी होता है वो हमारा कैमरा एक्सिस कहलाता है। ठीक है, फिर एक आता है एक्सपोजर स्टेशन। तो द पॉइंट फ्रॉम वेयर पिक्चर आर टेकन इज नोन एज एक्सपोजर स्टेशन। अच्छा, एक्सपोजर स्टेशन का मतलब ये है कि हम कोई ग्राउंड पे कोई सर्वे करते हैं तो कहीं पे हम क्या करते हैं, ट्राइपॉड को लगा के यहाँ पे जो स्टेशन होता है यहीं पे क्या करते हैं, ट्राइपॉड को सेट करके और हम अपने इंस्ट्रूमेंट से इस एरिया का सर्वे हम क्या करते थे, कर लेते थे। ये किस कंडीशन में था, जब हमें ज़मीन पे सर्वे करना होता था, भूमि पे ग्राउंड पे सर्वे करना होता था। लेकिन जब हमें इसी सर्वे तो करना है लेकिन ऊपर से करना है तो वो स्टेशन, ये वाला स्टेशन कहाँ फिक्स होगा, फ्लाइट तो ऐसे उड़ती चली जाएगी तो सेट कहाँ होगा, तो जिस फ्लाइट के जेट में, जिस फ्लाइंग जेट में जिस पॉइंट पे कैमरा को हमने सेट किया है और उससे जो एक्सिस निकलता है और जो ग्राउंड पे आके पड़ता है यही हमारा एक्सपोजर स्टेशन होता है और जिसे हम ओ से दर्शाते हैं या आई से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक, द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस इंटरसेक्ट द फोटो इमेज, जिसे हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। ग्राउंड नेदर पॉइंट क्या होता है कि ग्राउंड पॉइंट वर्टिकली बीनीथ द एक्सपोजर स्टेशन इज कॉल्ड ग्राउंड नेदर। ठीक है ना, जिसे हम यन से दर्शाते हैं, ये होता है नेदर पॉइंट। ठीक, चलिए, नेदर पॉइंट या फोटो नेदर पॉइंट क्या कहलाता है, इट इज द पॉइंट वेयर प्लम्ब लाइन इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ। जो प्लम्ब लाइन होता है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है इसको, फोटोग्राफ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेदर पॉइंट कहते हैं। आइसोसेंटर क्या होता है कि जस्ट ऊपर, ग्राउंड के जस्ट ऊपर वर्टिकल एक्सिस में, ठीक ना, जो एक्सिस आती है वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोसेंटर कहलाता है। तो इसे कहते हैं द पॉइंट ऑन फोटो दैट फॉल ऑन द लाइन halfway between the principal point and the nether point is known as isocenter। ठीक है, टिल्ट, टिल्ट का मतलब किसी न किसी एंगल पे उसको क्या किया गया होगा, झुकाया गया होगा, वही हमारा टिल्ट कहलाता है, जिसे हम टी से दर्शाते, स्मॉल टी से दर्शाते हैं। वर्टिकल एंगल डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन एट द एक्सपोजर स्टेशन। ए टिल्ट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम द आइसोसेंट्रिक पॉइंट। ठीक है, चलिए, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है इसको देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का मतलब ये होता है कि किसी हम टेरेन पॉइंट पे, ठीक है, चीज़ों को फोटो लिया जाता है जो हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ कहलाता है। ठीक, अब जैसे हमें यहाँ से लेना है तो इस कैमरे का लेंस ऐसे आएगा, यहाँ से इतने एरिया को कवर किया, अब यहीं से क्रॉस करके जितना बड़ा हमारा फोकस बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो स्केल क्या होता है, यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन फोटो अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा स्केल होता है। ठीक, फ्रॉम सिमिलरली ट्रिंगल क्या होता है, एफ अपॉन डी इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एस इक्वल टू यस। स्केल ऑफ एरियल वर्टिकल, एरियल या वर्टिकल फोटोग्राफ, तो स्केल क्या होता है, एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे, कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, एच डैश निकल जाएगा।
ठीक है, वो हमारा क्या होता है, फ्लैट टेरेन में या वर्टिकल में होता है। इफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ओवर द ग्राउंड लेवल देन एच टी इज इक्वल टू डेटम स्केल एफ अपान एच होता है। ये छोटे छोटे फार्मूला है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है, ठीक ना, तो इनको देखना आवश्यक भी है। ये चीजें हैं, एवरेज स्केल क्या होता है, ठीक, हाइट क्या होता है, ग्राउंड पे किस प्रकार से होते हैं, ठीक है बालक, तो इनको एक बार आप हल्की देख लीजिएगा। यहाँ पे एक आता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई टावर है और यहाँ हमारा क्या है, फ्लाइट है। अब यहाँ से हम फोटो ले रहे हैं तो एक एक्सिस नीचे गया, दूसरा सेंटर पे गया और तीसरा टॉप पे, तो हमें केवल और केवल इस एरिया का जो फोटो मिलता है ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक ना। वही चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। अब आता है फ्लाइट प्लानिंग फॉर एरियल सर्वे। तो फ्लाइट की प्लानिंग कैसे की जाती है उनको देखते हैं। एक आता है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप को हम यहाँ से समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा आता है लेटरल ओवरलैप, ठीक ना। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए ये कोई एरिया है जिसका हमें क्या करना है, फोटो लेना है। अब हमारी फ्लाइट यहाँ से चली, ठीक है, तो यहाँ से अभी हम फोटो नहीं लेंगे, फिर ये फ्लाइट यहाँ पे आई, फिर ठीक, अब हम यहाँ से फोटो लेंगे, ये एरिया कवर हुआ और फिर यहाँ से ये एरिया कवर हुआ यहाँ के फोटो से, ठीक ना। फर्स्ट क्लिक, फिर उसके बाद ये फ्लाइट उड़ती हुई आगे चली आई। ये नहीं कि एक बार क्लिक कर दिए और चीज़ें क्या हुई, फोटो को दूसरे क्लिक के लिए वेट करते, नहीं। जैसे होता है ना कैमरे में कि 10 शॉट, 12 शॉट, 3 शॉट, एक ही बार क्लिक करेंगे तो क्लिक 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 करके कई सारे फोटो, जितने शॉट आप रखेंगे उतने शॉट क्लिक हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें करते हैं। तो जैसे ही फ्लाइट यहाँ से यहाँ बढ़ती है, ठीक है, और कैमरा क्लिक होते जा रहा है, फोटो क्लिक होती जा रही है, अब यहाँ का जो फोटो हम एरिया कवर होगा वो क्या होगा, इतना होगा। तो जो फोटो यहाँ से यहाँ तक लिया गया था, अब उसी में सेकेंड वाले फोटो में इतने एरिया को क्या हुआ, ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। वही चीज़ें यहाँ बता रखी हैं कि पहले फ्लाइट से यहाँ पे कैमरा लगा था, हम इतने एरिया को कवर किए, ठीक है, फिर जब दूसरा बार जब क्लिक हुआ तो उसमें इतने एरिया को कवर किए, तो इतना एरिया क्या हुआ, ओवरलैप हो गया ना। ये वाले एक फ़ोटो जब निकालते हैं, जब हम टोटल नंबर ऑफ फोटो को क्या करते हैं, हार्ड कॉपी में निकालते हैं, हार्ड कॉपी में निकालने के बाद उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाएगा तो ओवरलैप, सॉरी, जब जोड़ा जाएगा तो उन फोटो को आपस में ऐसे, पहला ये और दूसरे वाले फोटो को इस पे रखेंगे तो दिख जाएगा कि ये दोनों फोटो ऐसे सीरियल से चलते चले गए हैं। तो यही फायदा होता है। अगर मान लीजिए ये ओवरलैप नहीं होता, ये पहला इतने एरिया को कवर करता है और दूसरा वाला इतने एरिया को कवर करता, तो इतना एरिया हमारा छूट जाता कि नहीं छूट जाता। इतने एरिया का हम डायमेंशन नहीं निकाल पाते, ना ही मैप बना पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग का यूज करते हैं। जस्ट उल्टा आता है लेटरल फोटोग्राफ में यही कंडीशन, ठीक है। ये देखिए नीचे आपको टोटल यल दे रखा है, यल और बी टोटल दे रखा है, और उनको यहाँ पे दिखा दिया कि 55.5% ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल में हुआ, और ये उसमें लेटरल में हो गया, 25.35% ओवरलैप हुआ था, ठीक है बालक। तो एक फोटो को दूसरे फोटो से जोड़ जोड़ के हम पूरे मैप को बना लेते हैं। यही हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल
ओवरलैपिंग कहलाता है। ठीक, ये उनके फार्मूले दे रखे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि LE इक्वल टू 55 से 65% ओवरलैप होता है और 60% तक, लेकिन LS में जब लेते हैं ये 30% तक लगभग होता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, LE बराबर लॉन्गिट्यूडनल या एंड ओवरलैप, ठीक है, और L बराबर होता है लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। नंबर ऑफ फोटोग्राफ, तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितना लेते हैं, तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से इतना। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। चलिए अब आते हैं स्टीरियोस्कोप, क्या होता है उनको हम देखते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट used for viewing stereo pair in aerial or photogrammetric survey is called stereoscope. It is also used to magnify the depth of perception. ठीक है, तो किसी भी चीज़ों का डेप्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीरियोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव ओवरलैपिंग फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन ड्यूरिंग ए फ्लाइट इज कॉल्ड स्टीरियो पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो, एक मिरर स्टीरियो, लेंस स्कैनिंग मिरर, जूम और स्टीरियोस्कोपिंग प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, ये था अभी तक का आपका फोटोग्रामेट्रिक या एरियल सर्वे। ठीक है बालक, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी टिल्ट ऑब्लिक, वही जो चीज़ें को क्वेश्चन में दे रखा था, ये आया था, वही सी चीज़ें आती हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। सेकंड में आता है, इसके आगे जब आता है लास्ट वाला जो एडवांस सर्वे में लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा फील्ड एस्ट्रोनॉमी आता है। ठीक ना, फील्ड एस्ट्रोनॉमी का मतलब यही है कि हमारे एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट से या एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से ग्रहों के बारे में जानकारी लेना या उनके क्षेत्र को जगह जगह पे या ज़रूरत के हिसाब से बांट देना, वो हमारा क्या कहलाता है, फोटोग्रामेट्रिक फील्ड एस्ट्रोनॉमी सर्वे कहलाता है। ठीक है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, देखिए फील्ड एस्ट्रोनॉमी इज रिक्वायर्ड एट द प्लेस वेयर हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ। हमें जब हाई डिग्री पे जरूरत पड़ता है कि किस एक्यूरेट पोजीशन पे हमारा अर्थ स्थित है, उसके लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम फील्ड एस्ट्रोनॉमी का यूज करते हैं। पर्पज क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रू मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। पोजीशन ऑफ पॉइंट इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, किस टर्म में हम निकालते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन, क्या निकालते हैं, ओरिएंटेशन को हम दिशा को ज्ञात करते हैं। अब इसमें जो चीज़ें हमें बात करनी है कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, किसके वजह से हम अर्थ की पोजीशन को निकालते हैं, या अर्थ के पोजीशन पे अर्थ में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का अगर एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें जानकारी लेनी होती है, वो भी किस में शो होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में शो किया जाता है। या आप अपना मैप खोलेंगे, जो गूगल मैप है, ठीक ना, मोबाइल में जो दिया रहता है, उसमें भी किसी का लोकेशन देना होता है। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी आते हैं जिसमें आप कैमरा से फोटो खींचोगे तो लोकेशन में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, समय सब कुछ नीचे लिख के दे देगा, डेट वगैरह। ठीक है, कि आप इतने डेट पे, इतने टाइम पे, इस पोजीशन पे आप खड़े थे। ठीक है, बहुत सारा हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ही है या बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। पहले क्या होता था कि सिविल इंजीनियर या जो भी साइट इंजीनियर होता था वो कभी रजिस्टर पे साइन नहीं करता था ऑफिस में, ना ही कभी जाता था।
और कहीं भी कोई भी चेकिंग वगैरह आता था, कोई उनको चेक भी नहीं कर सकता था। अगर कुछ आता भी है, कॉल जाती थी आप कहाँ हैं, तो कहते हम साइड पे हैं, भले ही वो घर सो रहे हों, तो उसका कोई लोकेशन नहीं जान पाता, ना ही कोई चेक कर पाता था। धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती चली गई। तो अब उनके सीनियर्स ये कहे कि अगर आप साइड पे जाते हैं और आपको डेली साइड पे जाना है और वहाँ से फ़ोटो खींच के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ठीक ना, एट लोकेशन का, एट द टाइम पे, एट द डेट पे, वो चीज़ें हमें खींच के फ़ोटो भेजिएगा कि मैं उस समय पे था। अब उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता। और ऊपर से वो डिपार्टमेंट, उनके सीनियर उस एप्लीकेशन को बोलते हैं कि आप इस एप्लीकेशन से ही फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। तो जब उस एप्लीकेशन से फ़ोटो खींचा जाता था तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ जाती थी। अब लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होता है, इनको हम जानेंगे, लेकिन इनको जानने से पहले हम क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ जानेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। अब कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन ये होता है कि नॉर्थ और साउथ से लिया गया कोई भी पॉइंट या नॉर्थ और साउथ के एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना, यह हमारा क्या कहलाता है, मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन कहलाता है। या कोई भी चीज़ें नॉर्थ साउथ के रेफरेंस से ही ली जाती हैं, वो हमारा ट्रू मेरिडियन कहलाता है। मेरिडियन जहाँ लग जाता है वहाँ हम समझ जाओ कि दिशा की बात कर रहा है, ठीक है। एक ट्रू मेरिडियन होता है और एक मेरिडियन भी आता है, ठीक ना। मेरिडियन में हमारा याद नहीं आ रहा, मेरिडियन में हम केवल और केवल दिशा की बात करते हैं। और लेबलिंग में जब हम पढ़े थे तो उसमें एक आता है जिसमें हम केवल और केवल क्या बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, ठीक है। एंड पे चढ़ नहीं रहा है, 1 मिनट। चलिए, तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है और ये हमारा क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सपोज दैट करो मैं यहाँ पे हूँ, तो इन्हीं को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, किसमें, कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम क्या लेते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ लेते हैं प्लस माइनस। तो जो भी हम इस पॉइंट पे हैं तो किस पे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूड हम क्या लिखेंगे कि नॉर्थ के डायरेक्शन से इतने पॉइंट पे प्लस में 10 डिग्री 10 मिनट और 10 सेकंड के दूरी पे हम यहाँ से खड़े हैं, ठीक ना। और फिर इसके बाद ऊपर इधर से कहाँ से खड़े हैं, फिर हमारा लेटीट्यूड जब आएगा, लॉन्गिट्यूड भी क्या होगा, प्लस में। तो यहाँ से किस पॉइंट पे खड़े हैं, 10 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड पे, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होता है। फिर इधर जब आएंगे
तो यही लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो होगा, पहला वाला माइनस में लिखेंगे, दूसरा वाला किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे लेटीट्यूड को। जिस भी पॉइंट पे आप खड़े रहोगे यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड होता है, ये होता है लेटीट्यूड होता है। ठीक है बालक, तो इस प्रकार से लोकेशन को निकाला जाता है। ये हमारा किस में आता है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी में आता है। डायरेक्ट एक्यूरेट पोजीशन हमें ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अर्थ रिवॉल्व अबाउट द पोलर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 24 घंटा। कह रहा है कि अर्थ हमारा क्या होता है, रोटेट होता रहता है अपने पोलर एक्सिस पे, किधर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और उसका 24 घंटा। ठीक है, अर्थ इलिप्टिसिटी क्या होता है कि E इक्वल टू इक्वेटोरियल रेडियस माइनस पोलर रेडियस बाई 2। अर्थ ellipticity of earth is small and it is about 0.52% h 1/93 कितना होता है, h होता है 1/93 लगभग। तो we can consider it is sphere without calculating एरर। कितना इलिप्टिकल होता है, वो कितना होता है, 0.52% होता है। कहते हैं ना अर्थ गोल नहीं है, लेकिन कितना गोल नहीं, कितना होता है अंडाकार, ये 0.52 है। तो इसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर लें और इसको हम माइनस। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, उनको देखते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ में साउथ और ये हमारा नॉर्थ, इधर क्या हो गया हमारा ईस्ट, तो भी जिस तरह से भी माना है ये होता है वेस्ट। ठीक है, अब क्या किए हैं कि पूरे भाग को हम क्या किए, बांट दिए। ठीक है, पहले तो आधे आधे भाग को हमने बांटा इस प्रकार से, फिर उसके बाद दूसरे भाग को हमने बांटा इस प्रकार से। पूरे अर्थ को देखिए कितने भागों में बांट रखा है। तीसरे को बांटा वर्टिकल पोजीशन में, तीसरे को बांटा वर्टिकल पोजीशन में, और चौथे को बांटा इस डायरेक्शन। अब इसके बीच में आप कहीं भी रहिए, इनके अनुसार लिया जाएगा और माना जाएगा। जैसे ऑब्जर्वर मेरिडियन सर्किल, ठीक है, ये हो गया। फिर जब हम लेटीट्यूड की तरफ आएंगे, मतलब पोल से किधर आते हैं, ये हमारा पोल है। ठीक है, ये ऑब्लिक मतलब घूम रहा है, ये हमारा पोल है। पहले ये पोल ऊपर था, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे चलता चला जाएगा। ये जिनित क्या हुआ, ऊपर हो गया, और नाइदर पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लेकिन एक समय में नाइदर पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मतलब ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, इन एरिया को हमने क्या किया, आधे पे बांटा और इसको भी ऐसे बांटा। जब इसको हम ऐसे बांटते हैं तो ये हमारा सेलेस्टिएट कहलाता है। जब इस प्रकार से हम बांटते हैं, ठीक है, तो इसका हाफ सर्किल कहलाता है। ठीक, और ये वाली लाइन क्या कहलाती है, जेनेथ और नाइदर लाइन कहलाती है, क्योंकि यहाँ नाइदर पॉइंट है जिसे हम एन से दर्शाते हैं, और ऊपर क्या है, जिनीथ पॉइंट है। ठीक है, समझ गए। चलिए, मतलब पूरे एरिया को अभी तो इसमें ऐसे बांटा हुआ है। हमने आपको क्या बताया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। इसको कोऑर्डिनेट में बांट देना है, ये प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक ना, और माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, इस प्रकार से।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो जिस पॉइंट से हम जिस पॉइंट पे खड़े रहते हैं वहां से जो लोकेशन निकालते हैं, यही सारी चीजें, तो इन्हीं को हम इस मेथड में जो बांट देते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी कहलाता है। और बांटने पे किसका क्या नाम देते हैं और किस लाइन को क्या कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, चलिए, सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन टू द स्काई। जेनिथ एंड नाइदर पॉइंट क्या होता है कि दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑन सेलेस्टियल स्फीयर अलोंग the direction on gravity. Point on the celestial sphere directly above the observer is called zenith point, and point directly below the observer is called nether point. nether point हमेशा कहाँ रहता है, ऑब्जर्वर के नीचे, और उसके बाद जेनिथ पॉइंट कहाँ रहता है, ऑब्जर्वर के जस्ट ऊपर। ठीक है, जेनिथ पॉइंट कहाँ होता है, हमेशा ऊपर। तो दो चीजें याद रखिएगा, नाइदर पॉइंट ऑब्जर्वर के नीचे होता है और जेनिथ पॉइंट कहाँ होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर होता है। सेलेस्टियल टू या जियोसेंट्रिक हॉरिजन, इट इज द ग्रेट सर्किल विच इज परपेंडिकुलर टू जेनिथ नाइदर लाइन एंड पासेस थ्रू द सेलेस्टियल सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल हॉरिजन भी बोलते हैं। ठीक, it is not necessary that the earth center of sphere also passes through the celestial center of sphere and vice versa. ये उतनी जरूरी हमारी चीजें नहीं होती हैं। टेरेस्ट्रियल पोल्स क्या होते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल पोल बोलते हैं। ठीक, फिर आता है टेरेस्ट्रियल इक्वेटर क्या होता है, द ग्रेट सर्किल ऑफ द अर्थ, द प्लेन विच is at the right angle on the axis of rotation to the two pole are equidistant from it. celestial equator क्या होता है, तो ये वाली जो इस प्रकार से बांटे थे ये celestial होता है, और इस प्रकार से जो बांटे थे हम वो क्या होता है, terrestrial होता है। ठीक है, चलिए, सेंसिबल हॉरिजन, विजिबल हॉरिजन, ठीक है, वर्टिकल सर्किल, द ऑब्जर्वर मेरिडियन, ये छोटे छोटे हमारी चीजें दे रखी हैं, इनको आप आराम से देखिएगा। प्राइम वर्टिकल, प्राइम वर्टिकल कंट्रोल, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, तो ये क्या होंगी, जिस पॉइंट से हम ले रहे हैं ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट कहलाता है। जब हम ऊपर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाते हैं वो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट कहलाता है। ठीक, लेटीट्यूड और को लेटीट्यूड आपको बताया कि फर्स्ट हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में। पॉजिटिव कब होता है, जब नॉर्थ इक्वेटर पे, और माइनस किधर होता है, साउथ इक्वेटर पे। ठीक है, और जब वर्टिकल एंगल लेना होता है इक्वेटर के ऊपर या नीचे, तो ये किस में होता है, लेटीट्यूड बोलते हैं। को लेटीट्यूड क्या कहलाता है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेनिथ टू द पोल, और जेनिथ क्या होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर लिया गया, वो क्या कहलाता है, को लेटीट्यूड कहलाता है। इट इज कंप्लीटली 90 माइनस थीटा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द फिक्स मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, फिक्स मेरिडियन मतलब नॉर्थ और साउथ से, द नॉर्मली एडॉप्टेड प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इज द Greenwich, it is the measure the plane of equator and its expressed in degree or hour, minute and second. ठीक है, किसमें किया जाता है, डिग्री, मिनट या सेकंड में। 10 डिग्री, ठीक है, डिग्री में हो गया, फिर उसके बाद मिनट में शो किया जाएगा और सेकंड में, जैसे 15 मिनट और फिर 20 सेकंड, इस प्रकार से। इसको हम डिग्री कहते हैं। इस सिंबल को, एक कामा लगेगा तो मिनट बोलते हैं और 2 कामा लगेगा तो सेकंड बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड, को एल्टीट्यूड, एजिमथ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको बांट के दे रखा है। एजिमथ क्या होता है कि जो हम इस सर्किल से, जेनिथ
बोल सकते हैं, नाइदर पॉइंट बोलते हैं। इनसे जो एंगल होता है ना, एंगल लेते हैं, वो हमारा एजीमथ कहलाता है। ठीक है, फिर होता है डिक्लिनेशन सर्किल सेलेस्टियल बॉडी, कितना डिक्लिनेशन होता है उनको यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है बालक। लास्ट पॉइंट में हमारा क्या आता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट पूछ लेता है कि जीएमटी क्या होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। एलएमटी क्या होता है, लोकल मीन टाइम कहते हैं। एलएसटीडी क्या होता है कि लोकल स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। एसआई क्या कहलाता है, साइडेरियल इंटरवल होता है। एचए क्या होता है, हावर एंगल होता है। एलएमएम क्या होता है, लोकल मीन मिडनाइट। और जीएसटी क्या होता है, ग्रीनविच साइडेरियल टाइम होता है। ठीक है, ये था हमारा फील्ड एस्ट्रोनॉमी में। और ये कभी कभी आपको उसमें पूछ लेता है कि शॉर्ट फॉर्म में दे देगा और ऑप्शन में पूछ लेगा कि इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है बालक, चलिए, थैंक यू।